नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, पंचायत चुनाव में पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किए आंकड़े। 18 जिलों में 51,176 पोलिंग बूथों पर मतदान शुरू। 18 जिलों में 3,46,46,162 मतदान डालेंगे वोट। मतदाता डालने वाले हैं वोट 18 जिलों में ही बनाए गए हैं। 51,176 पोलिंग बूथ सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक होगा मतदान। कोविड प्रोटोकॉल का भी पूरी तरीके से किया जाएगा पालन। तो राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी आंकड़े कर दिए हैं। 18 जिलों में 51,176 पोलिंग बूथों पर मतदान शुरू हो गया है। 18 जिलों में 3,16,76,162 मतदाता डालेंगे वोट। 18 जिलों में ही बनाए गए हैं कुल 51,176 पोलिंग बूथ। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक मतदान होगा और इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन पूरा किया जाएगा। अगर कोई भी कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता हुआ नजर आता है तो प्रशासन भी ऐसे लोगों से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। राज्य निर्वाचन आयोग ने आंकड़े जारी कर दिए गए हैं और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ऑनलाइन पे हमारे संवाददाता आसिफ जुड़ गए हैं। आसिफ, 18 जिलों में 51,176 पोलिंग बूथ और सुबह से ही मतदान जारी। क्या लग रहा है वहां पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है मतदान के दरमियान? सुरभि जो है, जिस तरह से जो है सरकार के दावे थे और चुनाव आयोग तैयारी कर रहा था, लगातार बैठकों का दौर भी चला कि पंचायत चुनाव में कोविड एडवाइजरी का पालन किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं 18 जिलों से, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जो पोलिंग बूथ पर मतदान करने वाले लोग पहुंच रहे हैं बिना मास्क, ज्यादातर बिना मास्क पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ जो है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही है। जिस तरह से कोरोना संक्रमण की स्थिति भयावह होती जा रही है, उससे निपटने के लिए पंचायत चुनाव में कोई भी इंतजाम नहीं किए गए हैं, जिससे यह लग रहा है कि यह इसका परिणाम जो है आम लोगों को भुगतना पड़ सकता है। साथ ही साथ जो वहाँ कर्मचारी ड्यूटी पर लगाए हैं उनको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और मांग के बावजूद जो है स्थानीय स्तर पर जो जिला प्रशासन ने मीटिंग भी की थी कि पंचायत चुनाव में कोविड नियमों का पालन किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। हमारे संवाददाताओं ने कई जगह बात भी की कि जो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही, इस पर जो है लोग बोले कि यहाँ पर सरकार द्वारा या शासन प्रशासन द्वारा कोई इंतजाम नहीं किया गया है। जी सुरभि। बिल्कुल आसिफ, मतलब जैसे प्रशासन लाख दावे कर रहा था, आज पहले दिन ही सभी दावों की पोल खुलती नजर आई। आसिफ, बनी रहिएगा हमारे साथ। रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। दूसरी बड़ी खबर, जहां यूपी में कोरोना के 20,510 मामले सामने आए हैं। कोरोना से यूपी में 68 लोगों की मौत भी हो चुकी है। लखनऊ में सबसे ज्यादा सर्वाधिक मामले हैं, यानी कि लखनऊ में एक दिन में 5,433 नए केस सामने आए हैं। लोगों की अगर मौत की बात की जाए लखनऊ में तो 24 घंटे के दरमियान 14 लोगों ने संक्रमण की वजह से दम भी तोड़ दिया है। संक्रमण का आंकड़ा पूरे देश में बेकाबू हो गया है और हर दिन संक्रमण का आंकड़ा एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जैसे कि हमारे साथ ब्यूरो चीफ आसिफ जुड़े हुए हैं। आसिफ, यूपी में सबसे ज्यादा नए मामले, क्योंकि कल जो आंकड़ा था वो तकरीबन 17-18,000 के करीब था और आज 20,000 के पार कर गया। लगातार जो है कोविड का कहर लगातार जारी है और कोविड के कहर के चलते हर रोज जो है मौतों का सिलसिला भी चल रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको बता दूं कि सुरभि कि जो मरने वालों की संख्या है उसका आंकड़ा भी छुपाया जा रहा है। 24 घंटे में जो है मौत का सिलसिला जो है यूपी की बात करें तो यूपी में जो है 24 घंटे में 90 से अधिक मौत हुई है। और वहीं दूसरी तरफ जो लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में जो है मौत का आंकड़ा काफी छुपाया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी जो है मौत के आंकड़ों को लगातार छुपा रहे हैं। सरकारी डाटा के विपरीत जो है कल की अगर बात करें तो कल जो है 98 कोरोना संक्रमित
100 के अंतिम संस्कार हुए, कोरोना से मारे गए अंतिम संस्कार का पूरा डाटा जो है शमशान घाट बैकुंठ धाम पर मौजूद है। लेकिन सरकार ने जो है इसको छुपाते हुए कम ही मौत दिखाई, लेकिन जिस तरह से मौत का आंकड़ा बढ़ा हुआ है, इस पर जो है शासन प्रशासन की कथनी और करनी में अंतर भी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल आसिफ, मतलब जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं प्रशासन के द्वारा वो झूठे आंकड़े हैं, बल्कि आंकड़े कहीं ज्यादा है, क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा कि 90 से ज्यादा मौत यूपी में हो गई है, लेकिन आंकड़ों की अगर माने तो आंकड़ों के तकरीबन उसमें 68 मौतों का ही खुलासा किया गया। आसिफ बने रहेगा हमारे साथ। तो नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। बोर्ड परीक्षा को लेकर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा का बयान आया है। पीएम शिक्षा मंत्री की बैठक हुई है और इसमें यूपी बोर्ड सबसे बड़ा बोर्ड है। अभी स्थिति का आकलन कर रही है। परीक्षा से संबंधित अधिकारी संक्रमित हैं। 19 में से 17 अधिकारी संक्रमित हैं। अपर मुख्य सचिव, तीनों विशेष सचिव संक्रमित, ज्वाइंट सेक्रेटरी भी संक्रमित, डायरेक्टर भी संक्रमित है। हमारे 5 डिप्टी डायरेक्टर भी संक्रमित है। दिनेश शर्मा का यह कहना है अधिकारियों के स्वस्थ होते ही बैठक कर लेंगे निर्णय। लखनऊ में स्थिति सामान्य करने के लिए कोशिश जारी। हम जरूरी उपकरणों को बाहर से भी मंगा रहे हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वापस जुड़ गए हमारे ब्यूरो चीफ आसिफ। आसिफ, बड़ा बयान सामने आया क्योंकि जिस तरीके से कहा यह जा रहा है कि 19 में से 17 अधिकारी संक्रमित हैं। आसिफ जी बिल्कुल, शुरू बता दूं कि जो है कोरोना की अगर बात करें तो कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और परीक्षा में जो भी अधिकारी लगे तो 19 में से 17 अधिकारी संक्रमित हैं। और यह बयान जो है डिप्टी सीएम जो है डिप्टी सीएम का बयान है, दिनेश शर्मा का बयान है। बोर्ड परीक्षा को लेकर जो है दिनेश शर्मा ने बयान जारी किया है और बयान उस बैठक के दौरान यह बातें कही है। तो जिस हिसाब से जो है परीक्षा को लेकर वाकई की स्थिति बनी हुई है और दावा किया जा रहा है कि सामान्य करने की कोशिश की जा रही है और जरूरी उपकरण भी मंगाए जा रहे हैं जिससे जो है संक्रमण से निपटा जा सके। और सबसे बड़ी बात है कि अपर मुख्य सचिव और तीनों विशेष सचिव संक्रमित हो चुके हैं, डायरेक्टर भी संक्रमित हो चुके हैं। तो ऐसे में जो है परीक्षा को लेकर जो है यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर एक बड़ा जो है सवाल है कि यह परीक्षा कैसे कराई जाएगी। हालांकि प्रशासन ने जो है यूपी सरकार ने जो है पंचायत चुनाव तो करा दिया है, लेकिन पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर भी बड़े बड़े दावे किए थे। और पंचायत चुनाव में दावे अगर देखें तो कुछ भी नहीं पूरा होता दिख रहा है। संक्रमण एक तरफ बढ़ा हुआ है, दूसरी तरफ जो है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है पोलिंग बूथ पर। तो उसको लेकर अगर दावे बोर्ड परीक्षा को लेकर भी जो दावे किए जा रहे हैं लोगों को हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि सच्चाई उनके सामने आ रही है। लोग सड़क पर जो है गिर रहे हैं, यहाँ तक कि जो है अस्पताल में बेड भी नहीं मिल रहा है। लोगों को अपने गाड़ियों में बैठकर ऑक्सीजन लगाना पड़ रहा है, इलाज कराना पड़ रहा है। तो जो बयान आ रहा है उसको लेकर जो है एक संशय है कि बोर्ड परीक्षा को लेकर क्या कदम उठाया जाए। संशय बना हुआ है, हो सकता है कि यूपी बोर्ड की परीक्षा रद्द की जाए, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। बहरहाल हमसे आसिफ बात करने के लिए आपका शुक्रिया। तो इस बुलेटिन में एक और बड़ी खबर, जहां अडानी सहित 13 अन्य ग्रुपों ने नोएडा में खरीदी है जमीन। अडानी ग्रुप देश के सबसे बड़े डेटा हब सेंटर का करेगी संचालन। आपको बता दें यहां सेक्टर 80 में 39,140 वर्ग मीटर जमीन खरीदी गई। करीब 25,000 करोड़ की लागत से बनेगा ये डेटा सेंटर हब। कल 3,870 करोड़ रुपए का होगा नोएडा में निवेश और साथ ही नोएडा प्राधिकरण को सैकड़ों करोड़ का भी राजस्व होगा प्राप्त। करीब 50,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। मोबाइल फोन, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन बनाने वाली कंपनियों के लिए ली गई है जमीन अलॉट। तो अडानी ग्रुप सहित
13 बड़े ग्रुपों ने नोएडा में जमीन खरीदी है। अडानी ग्रुप देश के सबसे बड़े डेटा हब सेंटर का संचालन करने जा रहा है, जहां सेक्टर 80 में 39,140 वर्ग मीटर की जमीन खरीदी गई। बता दें आपको कि ये जो जमीन है वो तकरीबन 25 करोड़ की लागत में बताई जा रही है और 25 करोड़ की लागत में ही यहाँ एक डेटा सेंटर हब बनने वाला है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन पे हमारे संवाददाता सुमित जुड़ गए हैं। सुमित, तकरीबन कहा जा रहा है कि ये 25,000 करोड़ की लागत से डेटा सेंटर हब बनने वाला है। सुमित, मैं आपको बता दूं कि ये अडानी सहित 13 ऐसे अन्य ग्रुप हैं जिन्होंने मिलकर जमीन को सेक्टर 40 हुआ या फिर 80 या फिर सहित कई अन्य सेक्टरों में जमीन खरीदी है और भारी तादाद में जमीन खरीदी गई है, जिसका कुल 3870 करोड़ का जो निवेश होगा नोएडा में, जिससे करीब 50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। अडानी ग्रुप की बात करें तो इन्होंने सेक्टर 80 में जमीन एक्वायर खरीदी है, जिसका ये पूरे देश की हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा हब डेटा हब सेंटर बनेगा यहाँ पे, जिससे करीब 12,000 लोगों को नौकरी मिलने की आशंका जताई जा रही है। जी बिल्कुल सुमित, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता सुमित राजपूत। तो आपको बता दें कि अब 13 अन्य ग्रुप जिन्होंने नोएडा में जमीन खरीदी है, 25,000 करोड़ की लागत से ये डेटा हब सेंटर नोएडा में बनने जा रहा है। तो खबर में बात करते हैं और नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर की। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान वोटरों को लुभाने के लिए बट रहे हैं पैसे बांटने का वीडियो सोशल मीडिया पर भी हो रहा है खूब वायरल वीडियो में पैसे देते व लेते दिख रहे हैं लोग। 2 दिन पहले का बताया जा रहा है ये वीडियो। वायरल वीडियो चौरतगढ़ थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत बघवा टोला मधवापुर का बताया गया है। तो पंचायत चुनाव को लेकर पैसे बांटने का वीडियो सामने आया है। हालांकि जो ये वीडियो है वो 2 दिन पुराना है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तारीखों का ऐलान हुआ। आज 18 जिलों में पंचायत चुनाव में मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक वोट डाले जा रहे हैं। और ऐसे में जो प्रत्याशी है वो वोटरों को लुभाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते, वोटरों को खरीदने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते। एक ऐसा ही नजारा देखने को मिला। वीडियो में आप देख भी सकते हैं कि किस तरीके से लोगों को पैसे बांटे जा रहे हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे कमलेश जुड़ गए हमारे संवाददाता। कमलेश, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है आपके पास इस वीडियो को लेकर? क्योंकि कहा जा रहा है कि ये जो वीडियो है वो 2 दिन पुराना है। कोई कार्रवाई की गई वीडियो वायरल होने के बाद? जी सुरभि जी, हम आपको बता दें, सिद्धार्थनगर का ये मामला है, दूसरी बार इसी गांव का मामला है। अभी लगभग 3 दिन पहले ये पैसा बांटने, खुलेआम पैसा बांटते हुए वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर कार्रवाई की गई थी। पुलिस का कहना था कि इन दोषियों पर कार्रवाई की गई, लेकिन 2 दिन बाद फिर जो है एक वीडियो वायरल हो रहा है, 2 दिन पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें खुलेआम वीडियो में देखा जा रहा है कि वो पैसे बांटते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कार्रवाई की बात कहते हैं, लेकिन इस तरह से प्रत्याशियों के अंदर कोई डर भी नहीं है। मामला सिद्धार्थनगर के सोहरगढ़ तहसील क्षेत्र के बघवा गांव का है, जहां पर एक प्रत्याशी जो है खुलेआम पैसा बांटते हुए नजर आ रहा है वोटरों को लुभाने के लिए। हालांकि सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है, तो कोई भी कार्रवाई की गई है इस संदर्भ में अभी तक? अभी इस मामले पे तो प्रशासन चिट्ठी साथ रखी है, लेकिन जब इस मामले पे हम बात की, मीडिया इंकर्मी से बात की कि इस पर क्या कार्रवाई है, तो कार्रवाई करने की बात तो कही जा रही है। अब कार्रवाई देखना है कि क्या कार्रवाई हो रही है, क्या ऐसे लोगों का पर्चा रद्द होगा या ऐसी कुछ दिखावा ही करेगी प्रशासन। बिल्कुल कमलेश, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। तो लखनऊ से एक और बड़ी खबर, जहां स्थिति सामान्य होने तक बाजार रहेंगे बंद। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल ने किया है फैसला। इस वक्त व्यापार से जरूरी जान बचाना है, ये कहना है संदीप का। सरकार द्वारा लॉकडाउन घोषित किए जाने का इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि व्यापारी समाज को अपने परिवार की और पूरे लखनऊ वासियों को चिंता करना चाहिए। बाजारों को मुकम्मल तौर पर बंद रखा जाए, खासतौर पर थोक एवं भीड़ भाड़ वाले बाजार को बंद किया जाए, संदीप कुमार ने यह कहा। और साथ ही रमजान की वजह से कुछ बाजारों में एक ही तरफ की ही दुकानें खुली रहेंगी।
व्यापारी समाज स्वतः ही लॉकडाउन का करेगा पालन। तो बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। एक और बड़ी खबर, जहां चुनाव की ड्यूटी करने गई शिक्षिका और होमगार्ड जवान की हुई है मौत। अचानक तबियत खराब होने के चलते अस्पताल में हुई मौत। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की ड्यूटी करने गए थे दोनों। पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पिपौरी और गोला ब्लॉक में ड्यूटी करने के लिए गए थे दोनों। पंचायत चुनाव की ड्यूटी के दरमियान ही दोनों की मौत हुई है। शिक्षिका और होमगार्ड जवान की मौके पर मौत हुई है। अचानक तबियत खराब होने की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की ड्यूटी के लिए गए थे दोनों। सिपरौली और गोला ब्लॉक की पूरी ये घटना बताई जा रही है, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर होमगार्ड और शिक्षिका की तैनाती की गई थी, लेकिन दोनों की अचानक तबियत खराब हो गई और इसके बाद दोनों को भर्ती कराया गया अस्पताल में, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। तो अगली बड़ी खबर गौतम बुद्ध नगर से आ रही है, जहां जिला जेल से कुख्यात अपराधी मनोज झा का वीडियो सामने आया है। आपको बता दें, बैरक के अंदर पैसे रखकर फोन पर कर रहा है मनोज ओझा। फोन पर जेल अधिकारियों को पैसे पहुंचाने की हो रही है बात। फोन पर तत्काल जेल में 2 लाख रुपए पहुंचाने की कर रहा है बात। मनोज ओझा जेलरे सिंह के पास 2 लाख रुपए पहुंचाने की कर रहा था बात। वीडियो में जनवरी के महीने में जेल में पैसे पहुंचाने की बात चल रही थी। कम पैसे पहुंचने और सुविधा नहीं मिलने की बात भी करता हुआ नजर आया था। जिला अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यशैली पर वीडियो वायरल होने के बाद सवाल खड़े होने लगे हैं। ये जेल का वीडियो है, आप देख सकते हैं इस युवक को कि फोन पर युवक बात कर रहा है और इस बातचीत में वो 2 लाख के पैसे पहुंचाने को लेकर कोई बात करता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में जनवरी के महीने में जेल में पैसे पहुंचाने को लेकर बातचीत चल रही है और कब पैसे पहुंचने और सुविधा नहीं मिलने की भी ये युवक बात कर रहा है। जेल अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यशैली पर भी खड़े हो रहे हैं सवाल। अधिकारियों को पैसे पहुंचाने को हो रही है बात। फोन पर तत्काल जेल में 2 लाख रुपए पहुंचाने को लेकर ये बातचीत चल रही थी। मनोज ओझा जेल में के सिंह के पास 2 लाख रुपए पहुंचाने की बात कर रहा है फोन पर। ये वीडियो गौतम बुद्ध नगर के जेल से कुख्यात अपराधी मनोज झा का ये पूरा वीडियो है। कुख्यात अपराधी मनोज झा का ये पूरा वीडियो है और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ तुरंत हमारे संवाददाता सतीश जुड़ गए हैं। सतीश, ये वीडियो कब का है? क्योंकि इस वीडियो में जिस तरीके से बात सामने निकल कर आई है कि जनवरी में पैसे पहुंचाने की बात चल रही है। जी बिल्कुल, तुम्हें बता दूं, जिस तरीके से गौतम नगर के नुक्ता जेल में एक बदमाश का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें इसमें सामने देखने को मिल रहा है कि जो बदमाश है, जो एक सिंह, जो वहाँ के गौतम नगर के जेलर एक हैं, उनको 2 लाख रुपए देने की बात सामने आ रही है। ये भी बात सामने आई है कि बिल्कुल सतीश, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता सतीश श्रीवास्तव। तो ये वीडियो जनवरी का है, क्योंकि जनवरी में ही पैसे पहुंचाने की बात चल रही है। खबरों में आगे बढ़ते और अब बात करते यूपी के रायबरेली की, जहां आचार संहिता की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। सरकार द्वारा बिना प्रलोभन के निष्पक्ष चुनाव कराने की मंशा पर प्रधान प्रत्याशी पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं। सलोन तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत खंडी में चुनाव के दावेदार प्रत्याशी राम प्रताप यादव मतदान पर्ची के साथ खुलेआम पैसा बांट रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। तो यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है और इसी दरमियान जमकर जो प्रत्याशी है वो आदर्श आचार संहिता का भी उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो
यूपी के रायबरेली का है। हालांकि वीडियो में कहा जा रहा है कि पंचायत चुनाव के दरमियान नोट देकर वोट खरीदने की बात चल रही है। तो जिले में पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के लिए शुरू हो चुका है मतदान। 397 ग्राम प्रधान, 22 जिला पंचायत सदस्य, 529 क्षेत्र पंचायत सदस्य, 5091 ग्राम पंचायत सदस्यों के मतदान भाग्य आज होने हैं तय। गिलौला के कटहा पोलिंग बूथ पर कोविड-19 के नियमों की भी जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रही है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का भी कोई भी पालन नहीं किया जा रहा है। पुलिस व्यवस्था पूरी तरीके से यहां पर फेल साबित हो रही है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, कोई भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि शुरुआत से ही प्रशासन लगातार कह रहा था कि हम पंचायत चुनाव के मतदान के दरमियान कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखेंगे। अभिषेक, पंचायत चुनाव का मतदान शुरू हो चुका है। श्रावस्ती जिले के जिला अधिकारी के द्वारा यह कहा गया था पूर्व में कि अगर मास्क नहीं है तो मतदान नहीं करने दिया जाएगा, कोविड-19 के नियमों का पूरी तरीके से पालन कराया जाएगा। लेकिन श्रावस्ती जिले में कई मतदान स्थल ऐसे हैं जहां पर कोविड-19 के नियमों का खुलेआम धज्जियां उड़ाया जा रहा है। वहीं आपको सबसे बड़ी बात मैं ये बता दूं कि श्रावस्ती जिले के ग्राम पंचायत तिलकपुर के मतदान स्थल पर पीठासीन अधिकारी भी लोकमंच के कैमरे में बिना मास्क के मतदान कराते कैद हुए हैं। जब लोकमंच की टीम के द्वारा पीठासीन अधिकारी से सवाल पूछा गया तो पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रशासनिक जो पुलिसकर्मी है उनको लगाकर मीडिया कर्मियों के साथ अभद्रता करवाया गया। तो ऐसे में श्रावस्ती जिले में जो कोविड-19 नियमों का पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाया जा रहा है, प्रशासनिक अधिकारी हो या मतदान कर्मी हो, पूरी तरीके से यहाँ पे मतदान कोविड-19 के नियमों को देखते हुए खेल। बिल्कुल अभिषेक, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। तो रायबरेली के मॉडर्न रेल कोच स्थित L2 अस्पताल में अव्यवस्थाओं का बोलबाला है, जिसकी वजह से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आपको बता दें, इस दौरान कोविड मरीज के साथ जमकर खिलवाड़ किया जा रहा है। अस्पताल की बदहाली का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। ये पूरा वीडियो आपको बता दें यूपी के रायबरेली से, जहां अस्पताल में अव्यवस्थाओं की क्या बदहाली है आप तस्वीरों में साफ तौर पर दे सकते हैं। तो इस बुलेटिन में एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां कासना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कोसाना में प्रशांत होटल और प्रधान होटल में पुलिस की रेड, कई युवक युवतियां और होटल संचालित हुए हैं गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा के दोनों होटलों में चल रहा था देह व्यापार। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ग्रेटर नोएडा से आ रही है, जहां होटल में देह व्यापार का धंधा चल रहा था और इसी दरमियान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन लोगों को गिरफ्तार किया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे सतीश जुड़ गए, हमारे संवाददाता। सतीश, ये जो कार्रवाई की गई, किसी मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की गई थी या फिर रैंडम चेकिंग के दरमियान इस तरीके की कार्रवाई सामने आई है? ये बिल्कुल कहूंगा कि जिस तरीके से ग्रेटर नोएडा कासना पुलिस का जो कारनामा सामने आया है, बहुत ही एक अच्छी पहल ये ग्रेटर नोएडा कासना पुलिस आई है। जिस तरीके से प्रशांत होटल, प्रधान होटल का जो मामला कई दिनों से चल रहा था, इसके जो पहले भी चौकी इंचार्ज, जो थाने के इंचार्ज रहे प्रभात दीप्ति जी, उनकी निगरानी में भी बात रही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि चंद दूरी पर चौकी होने के बावजूद भी इतना बड़ा सख्त रैकेट दो होटलों में चलाया जाए, कहीं ना कहीं पुलिस की भी इसमें लापरवाही सामने आ रही है। जी सुरभि। बिल्कुल सतीश, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया, क्योंकि जैसा कि हमारे संवाददाता ने भी सतीश ने बताया कि हालांकि पहले भी इस होटल को लेकर पुलिस को सूचना दी गई थी, लेकिन कार्रवाई देर से की गई।
तो एक और बड़ी खबर नोएडा से, जहां नोएडा सेक्टर 14A नाले के पास ट्रॉली बैग में मिला है शव। हत्या करके शव को बैग में बंद करके फेंका गया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। थाना सेक्टर 20 का ये पूरा मामला है। नोएडा सेक्टर 14A नाले के पास ट्रॉली बैग में एक शव मिला है। हत्या करके शव को बैग में रखकर फेंका गया है और इस बात की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पूरा मामला आपको बता दें, थाना सेक्टर 20 का बताया जा रहा है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हरिशंकर जुड़ गए, हमारे संवाददाता। हरिशंकर, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है आपके पास इस घटनाक्रम को लेकर? जी सुरभि जी, आपको बता दें कि ये नोएडा सेक्टर 20 थाना क्षेत्र का मामला है। सेक्टर 14A जहां पॉस सोसाइटी है उसके बगल में नाला गुजरता है। दिल्ली की तरफ से नाला आ रहा है और पुलिस को जब सूचना मिली तो सूटकेस जिस हालत में था उस हिसाब से पहुंचने के बाद वो जब खोला गया तो बॉडी एक युवक की मिली जो करीब 20 से 22 वर्ष का है। और शव को खोलने के बाद पता चला कि शव नाले में बह के आया हुआ था और शायद किसी ने नाले में फेंका है, ऐसा बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक हो पाई है अभी तक? जी, अभी ऐसी जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। कोई शिनाख्त करने के लिए जगह जगह इन्होंने थानों में और आसपास के क्षेत्रों में इसकी जानकारी दी है और बताया जा रहा है कि जानकारी प्राप्त होते ही उसकी जो भी आसपास सबकी जो शिनाख्त होगी उसको जानकारी दे करके फिर पुलिस कार्रवाई करेगी। बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए हरिशंकर जी आपका शुक्रिया। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।